में जारी है कोरोना वायरस का कहर। श्रम मंत्रालय के 11 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। चुनाव आयोग में भी कोरोना केसेस। देश में आज से अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की दी गई है इजाजत, लेकिन अभी भी काफी बातों का रखना होगा ध्यान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बिगड़ी तबीयत, कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत। खुद को किया आइसोलेट, होगा कोरोना टेस्ट। चीन की नई चाल आई सामने। भारतीय सीमा के पास पहुंचाए हजारों सैनिक और टैंकर। और केरल की हथनी जैसी घटना। हिमाचल प्रदेश में भी गाय को खिलाया विस्फोटक। गाय का उड़ा जबड़ा। गाय के मालिक ने कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट की खबर के साथ, जहां भारत में लगातार कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इन सभी के बीच आज से देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत भी हो रही है। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से खुल रहा है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने की इजाजत होगी, लेकिन कई तरह की पाबंदियां होगी। तो क्या कुछ पाबंदियां रहेंगी, उसके बारे में आपको यहाँ पर अपडेट करा देते हैं। सबसे पहले धार्मिक स्थल में प्रवेश की बात करें तो क्या कुछ नियमों का बदलाव यहाँ पर किया गया है, क्या कुछ बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले नियम जिसके बारे में आपको खास ख्याल रखना है, अगर आप किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो वो है एक दूसरे से 6 फीट की दूरी। जी हाँ, 6 फीट की दूरी को मेंटेन करना जरूरी रहेगा। इसी के साथ मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप, जूते चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे। अब मूर्ति, किताब छूने पर मनाही रहेगी। इसके के साथ अब मंदिर और धार्मिक स्थलों में प्रसाद भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें रेस्टोरेंट और होटल्स की, तो वहां पर भी मास्क, सैनिटाइजर और आरोग्य सेतु ऐप का होना बेहद जरूरी है। इसी के साथ 50% की सीटिंग कैपेसिटी रहेगी रेस्टोरेंट और होटल्स में। इसके अलावा डिस्पोजल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर जोर दिया जाएगा रेस्टोरेंट और होटल्स की तरफ से। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉल्स की, तो मॉल में शॉपिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, उसके नियम भी आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहला मास्क, सैनिटाइजर और आरोग्य सेतु ऐप तो होना जरूरी ही है। इसके अलावा एक दुकान पर एक वक्त में 5 ग्राहकों को ही मंजूरी मिलेगी। लिफ्ट और एस्केलेटर्स में सीमित लोगों की ही एंट्री होगी। इसके अलावा शोरूम में चेंजिंग एरिया अभी भी बंद रहेगा। साथ ही मल्टीप्लेक्स या किड्स प्ले एरिया भी बंद रहेंगे। तो ये तमाम नियम हैं जिनका आपको खास तौर पर ख्याल खुद से रखना होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर चल रही तनातनी की खबर की बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, जहां इस बीच चीन ने हजारों सैनिकों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास पहुंचा दिया है। इस सैनिकों को बसों, ट्रेनों और विमानों से भारत से लगे चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में तैनात किया गया है। ये सब कुछ ही घंटों में किया गया है ताकि चीन ये दिखा सके कि वो बेहद कम समय में अपनी सेना तैनात करने में माहिर है। बता दें, इस समय भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। कई बार दोनों के जवान अलग अलग जगह चौकियों पर भी भिड़ चुके हैं, हाथापाई भी कर चुके हैं। ऐसे में चीन की ओर से की गई ये कार्रवाई एक बार फिर से उकसाने वाली है। 222 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोरोना संक्रमण की वजह से हज यात्रा को कैंसिल करना पड़ रहा है। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार हज यात्रा को जाने वाले इच्छुक लोगों को निराश होना पड़ रहा है, जिसको लेकर भारतीय हज कमेटी ने कहा है कि जिन लोगों ने हज यात्रा को लेकर टिकट बुक किए थे और अब वो अपनी मर्जी से यात्रा को कैंसिल करने के इच्छुक हैं, उन सभी को पूरी जमा राशि लौटा दी जाएगी। फिलहाल कमेटी द्वारा ये भी कहा गया है कि इसको लेकर सऊदी अरब के अफसरों की तरह से कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है और ना ही इसमें अभी तक कोई अपडेट आया है। वहीं यात्रियों को अपना रिफंड वापस लेने के लिए हज कमेटी की वेबसाइट से कैंसिल फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसे भरकर ceo.hajcommittee@nic.in की वेबसाइट पर भेजना होगा। वेबसाइट एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, ceo.hajcommittee
@nic.in की वेबसाइट पर भेजना होगा। बता दें कि सऊदी अरब में 95,700 से ज्यादा से कोरोना संक्रमित मरीजों में अब तक 642 मौतें हो चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि सऊदी अरब को यात्रा कैंसिल होने से करीब 92,000 करोड़ रुपए यानी कि 12 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने वाले अमृतसर के अभिभावकों को स्प्रिंग जेल और डीपीएस ने नोटिस भेजकर अभिभावकों की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश की है, जिसका नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के विरोध करते हुए NAPSR एसोसिएशन के अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अभिभावकों को हम समर्थन देते हैं और अन्य राज्यों को अभिभावक संघ से भी आशा और अनुरोध करते हैं कि कृपया सभी अभिभावक संघ अमृतसर के अभिभावकों की आवाज को समर्थन देकर एकता का परिचय दें। अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो देखी जो कि अमृतसर की है। वहाँ के अभिभावक और अभिभावक संघ जो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर और मनमानी फीस वृद्धि को लेकर और NCERT बुक्स को लेकर कुछ स्कूलों में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको स्कूलों द्वारा लीगल नोटिस भेज दिए गए हैं, जहां एक ओर कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस मनमानी के खिलाफ जब अभिभावकों ने आवाज़ उठाई, उन अभिभावकों को स्कूल द्वारा लीगल नोटिस भेज दिए गए। हमारा सीधा सा एक संदेश है सभी उन स्कूलों के लिए जो कि इस प्रकार से लीगल नोटिस भेजकर अभिभावकों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हम उनको बता दें कि यदि आप इस प्रकार से अपने अपने स्कूलों के स्तर पर अभिभावकों की आवाज़ दबाना चाहेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि आज ये अमृतसर में हुआ है, कल ये देहरादून में होगा, परसों दिल्ली में और गाजियाबाद में। वैसे कोई नई बात नहीं है कि ये कोई भी एलिगेंस लगा के किसी प्रकार से कोई भी मुकदमा कर सकते हैं और कोई भी FIR दर्ज कर सकते हैं। लीगल नोटिस भेजा है, जवाब देना हमें भी आता है, हम जवाब देंगे। और अमृतसर के हमारे साथी जो अभिभावकों की आवाज़ बने हुए हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने आप को बिल्कुल भी अकेला न समझें। हम संपूर्ण भारत के अभिभावक और अभिभावक संघ आप सबके साथ खड़े हैं। आपके यहाँ से जो 2 स्कूल हैं, स्प्रिंगडेल स्कूल और DAV पब्लिक स्कूल, जिन लोगों ने आपको नोटिस भेजे हैं, जिन स्कूलों ने, उन स्कूलों को ये समझना होगा, इवन उनको क्या अन्य स्कूलों को भी ये समझना होगा कि ये वैश्विक महामारी का दौर है। इसमें सभी अभिभावक एक समान, एक पलड़े में नहीं हैं। बहुत से सक्षम अभिभावक हैं जो आपकी मांगों को पूरा करते हैं और बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो ना तो आपकी मांगों को पूरा करते हैं और ना ही अपने घर की ज़रूरतों को। तो हमारा अनुरोध सभी स्कूल से, कृपया इस समय थोड़ा सा आप अभिभावकों को सहयोग करें, क्योंकि अभिभावक, अगर आपका स्कूल इंटर कॉलेज तक भी है तो लगभग 12 साल आपके साथ सहयोग करके, आपकी बातें मान के, आपके नियम अनुसार चलता है। और हमेशा आप लोग अपनी दुकान से किताबें देने के लिए, ड्रेस देने के लिए, बिल्डिंग फंड के नाम पर, स्पोर्ट्स डे के नाम पर, एनुअल डे के नाम पर वसूली करते आए हैं। अभिभावकों ने शायद ही कभी आवाज़ उठाई होगी। और मुझे लगता है कि जहाँ तक इस दौर का समय चल रहा है, ये अभी पिछले 3 महीनों से जो लॉकडाउन का समय आया है, तो मानवता के नाते आप भी थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा कोऑपरेट करें। और दूसरी ओर हमारा ये भी कहना है कि यदि आपको ये लगता है अभिभावकों को लीगल नोटिस भेजकर, उनको डराकर, उन्हें धमकाकर आप उनकी आवाज़ बंद कर देंगे, तो गलतफहमी है। संपूर्ण भारत के अंदर 5 लाख निजी स्कूल हैं, और वो स्कूल इसलिए हैं क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, नहीं तो केवल बिल्डिंग आपकी है, स्कूल हमारे बच्चों से है। हमने अपने बच्चे निकाल लिए, गारंटी हम देते हैं, हम अपने बच्चे को शिक्षित कर देंगे। लेकिन
आप अपने स्कूल की ये गारंटी नहीं देते कि जो आपने लोन के नाम पे जिस प्रकार आज आप कह रहे हैं, सरकार को लिखित में दे रहे हैं कि हमारी बसें लोन पर हैं, हमारी बिल्डिंगें लोन पर हैं और हमने लोन पर सब कुछ किया हुआ है, तो ये लोन की किस्तें हमारे बच्चों की जो फीस जाती है उससे दिया करते हैं। थोड़ा कॉपरेट आप करेंगे, थोड़ा कॉपरेट हम करेंगे। अभिभावकों को धमकाने की चेष्टा ना करें, डराने की चेष्टा ना करें। फंडामेंटल एक्ट सबके लिए है। यदि कानून आप जानते हैं तो कानून की लड़ाई हम भी लड़ेंगे। किसी भी राज्य के अभिभावक के साथ कोई भी इस प्रकार की शोषण होता है तो सभी राज्यों के अभिभावक संघ एक हैं और इसी बुलंद आवाज़ में हम कहना चाहते हैं, अभिभावकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई भी अभिभावक डरे नहीं, किसी भी लीगल कार्रवाई से न डरें। आपका फंडामेंटल एक्ट है। गलत को गलत कहना सीखें, गलत को गलत के साथ जीना ना सीखें। आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, लड़ें। जो गलत है वो गलत है। कानून सबके लिए बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है और कोई भी अभिभावक घबराए नहीं। लीगल नोटिस को लेकर सभी अभिभावक और अभिभावक संघ उनके साथ खड़े हैं और ये केवल उत्तराखंड राज्य की आवाज़ नहीं आई है आपके पास, अभी और भी कई अन्य राज्यों की आवाज़, और मैं समझता हूँ संपूर्ण भारत के हमारे भारतीयों की जो अभिभावक संघ हैं, जो अभिभावक हैं, जो शिक्षा को लेकर जिनका मानना यह है कि वन नेशन वन एजुकेशन, वो सभी आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की खबर का, जहां देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव के निर्देशानुसार सैनिटाइजेशन का काम बीते 2 दिन में किया गया, जहां मेयर सुनील उनियाल गामा और जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर भर में 5 और 6 जून को सैनिटाइजेशन का काम करवाया गया था। वहीं नगर निगम द्वारा शुरू की गई सैनिटाइजिंग की व्यवस्थाओं के बीच अभी कुछ जगह ऐसी हैं जहां सैनिटाइजेशन नहीं किया गया है। वहीं शहरबंदी के बाद भी लोगों की आवाजाही जारी रही और कई लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए। ऐसे लोगों को मौके पर मुस्तैद पुलिस और सीपीयू कर्मियों द्वारा सबक सिखाते हुए उनका चालान करके कार्रवाई की गई। बात करें अगर केवल दून के घंटाघर की, तो ड्यूटी पर तैनात सीपीयू कर्मी द्वारा फोन पर जानकारी दी गई कि मना करने के बाद भी लोगों की आवाजाही का सिलसिला नहीं थम रहा। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह से लेकर रविवार सुबह तक 400 के करीब लोगों के चालान भी किए जा चुके हैं। साथ ही जनता द्वारा किए जा रहे लॉकडाउन के उल्लंघन से पता चलता है कि कार्यवाही करने के बाद लोग जागरूक नहीं हो रहे और इसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार भी ऐसे लोगों पर नकेल कसने में फेल साबित हो रही है। केरल के मल्लापुरम में गर्भवती हथनी को विस्फोटक सामग्री खिलाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब गर्भवती गाय के साथ ऐसी अमानवीय घटना किए जाने का मामला सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कुछ शरारती तत्वों ने गाय को खाने के सामान के साथ विस्फोटक पदार्थ खिला दिया है, जिससे उसका जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाय के मालिक ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला झंडूता इलाके का है। बताया जा रहा है कि खेत में चरने के दौरान एक गर्भवती गाय के मुंह में विस्फोट हुआ और उससे उसका जबड़ा उड़ गया। गाय को लगी चोट का वीडियो बनाकर उसके मालिक ने शासन प्रशासन से मदद मांगी है। वीडियो में गाय का विस्फोटक से उड़ा जबड़ा नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है कि घटना 10 दिन पुरानी है। गुरदयाल की शिकायत के आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो आरोपी है वो अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हमारा पड़ोसी है साथ में, नंदलाल है नाम इसका, मिस्त्री का काम करता है, धीमान है ये, ठीक है। इसने जानबूझ के ये काम किया है और अभी घर से भाग गया है और अभी घर वाले क्या बोलते हैं कि कर लो जो कुछ भी करना है। तो इसका मतलब इनको किसी भी उससे ना तो प्रधान से डर है ना किसी पुलिस वाले से डर है। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जो है जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो वहीं जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश में गर्भवती गाय के साथ इस तरह की अमानवीय घटना सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी में गौसेवा में लगी टीम का गौसेवा काम 50वें दिन भी जारी रहा। गौसेवा में पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने भी हिस्सा लिया और गायों को चारा खिलाया।
साथ ही गौ सेवा में लगी टीम की जमकर सराहना करते हुए पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि जहां पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहीं हल्द्वानी में पिछले 50 दिनों से कांग्रेस जिला महामंत्री हेमंत साहू, पंकज कश्यप और उनकी टीम लगातार बेजुबान जानवरों को, गायों को चारा और पानी उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना संक्रमित पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा कई लोगों को कोरोना संक्रमण फैलाने को लेकर अब एनएसयूआई ने भी सांकेतिक धरना दिया है। प्रदेश भर में राज्य सरकार की दोहरी कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना देते हुए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के काबीना मंत्री सतपाल महाराज द्वारा क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन किया गया, उनकी इस लापरवाही की वजह से आज कई लोगों को कोरोना संक्रमण हो गया है और उत्तराखंड की कैबिनेट को क्वारंटीन करना पड़ा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि एक ओर राज्य सरकार क्वारंटीन के उल्लंघन को लेकर लगातार आम जनता पर मुकदमे दर्ज कर रही है। उन्होंने बताया कि एनएसयूआई द्वारा 4 जून को भी उनके जिले पौड़ी में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर एनएसयूआई मांग करती है कि जिस प्रकार से आम जनता पर मुकदमा किए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर काबीना मंत्री सतपाल महाराज पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। जहां एक तरफ चारधाम यात्रा के शुरू होने को लेकर के कांग्रेस लगातार राज्य सरकार का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद कांग्रेस के ही नेता और पूर्व मंत्री नवप्रभात सेंट जेम्स चर्च और श्री गीता भवन मंदिर में आज से खोले जाने पर हैंड्स फ्री सैनिटाइजर मशीन प्रदान कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालु सैनिटाइजेशन के बाद सुरक्षित रूप से धर्म स्थान में प्रवेश कर सके। लेकिन अगर ऐसा होता कि मंदिरों और चर्च में प्रवेश करने वालों में ही भीड़ के कारण संक्रमण पैदा हो जाए, तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था किसी काम की नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां एक तरफ कांग्रेस के कुछ नेता चारधाम यात्रा के शुरू होने का विरोध कर रहे हैं, तो क्या उनके हिसाब से केवल 4 धामों में ही कोरोना फैलने की आशंका है, बाकी मंदिरों और चर्च में कोरोना नहीं फैलेगा? इसका उत्तर कांग्रेस को जरूर देना चाहिए। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव।